हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एकेजी क्लासेस। और जैसा कि हम लोग सर्किट थ्योरी में सुपरपोजिशन थ्योरम इन एसी नेटवर्क हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? और इस क्वेश्चन के थ्रू हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और क्या ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर 1 बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरी। बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरी। क्लियर? जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि कोई भी थ्योरम किस लिए होता है, ताकि आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान कर सके। क्लियर? आपके टाइम को सेव कर सके। ठीक है, तो हम जरा सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको टाइम डोमेन में सर्किट दिया हुआ है। एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 5 sin 10t है। एक करंट सोर्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 5 cos 10t है, और एक वोल्टेज सोर्स और दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 10 sin 10t प्लस 90 डिग्री। यानी अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो सारे सोर्सेस की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी 10 10 एंड 10, ये फिक्स है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबके लिए क्या है, आपका ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है और इंडक्टेंस दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेट करना होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सएल यानी जे एक्सएल और माइनस जे एक्ससी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे, जे ओमेगा एल के बराबर होता है, और ये क्या होता है, माइनस जे बाई ओमेगा सी के बराबर होता है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। चूंकि यहाँ पे तीनों सोर्स, जो भी आप सोर्स ले रहे हैं, सबके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सीधे सीधे एक्सएल की वैल्यू जे ओमेगा एल कर देना है और एक्ससी की वैल्यू माइनस जे बाई ओमेगा सी कर देना है। यानी यहाँ पे जे ओमेगा एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे इंटू 10 इंटू 0.1, यानी क्या हो गया ये जे ओम। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू माइनस जे बाई ओमेगा की वैल्यू 10, कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.1 यानी माइनस जे ओम, ये भी हो गया। क्लियर? यानी हमें ये मिल गया, ये मेरा माइनस जे ओम है और ये मेरा प्लस जे ओम है। क्लियर? एक और ट्रिक बताना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। कभी भी अगर आप ध्यान दें, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एक वोल्टेज सोर्स के पैरेलल कोई भी इम्पीडेंस दिया हो, इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो या सीरीज सर्किट हो, कुछ भी हो, अगर एक वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में ये दिया हुआ है, तो इस इम्पीडेंस का उस सर्किट में कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल टू आई जेड से आप सीधे सीधे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप उस सर्किट में इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि उस सर्किट में इसका कोई रोल नहीं रह जाता जब हम करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आप इस इंपीडेंस को वहां से हटा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आपके लिए ही आसान हो जाएगा, सर्किट आपको आसान दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पैरेलल में कोई इंपीडेंस है तो उसका कोई रोल नहीं होता है, अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल। सिमिलरली करंट सोर्स के सीरीज में कोई इंपीडेंस है तो वो भी ऐसे ही रोल प्ले करता है। अगर मान लो कोई करंट सोर्स है, ठीक है, कोई करंट सोर्स है और उसके सीरीज में कोई इंपीडेंस है, तो वहां भी ऐसे ही होगा। क्योंकि अगर आपको इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो V इक्वल टू आई जेड से मिल जाएगा ये। क्लियर? करंट आपको आई पता ही है, इंडक्टेंस में फ्लो होने वाला करंट आपको पता ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली लॉजिक यहाँ भी है, आपको अगर इसमें ब्रांच करंट चाहिए तो आई इक्वल टू V बाई जेड से पता चल जाएगा। तो ये चीज होता है आपका, तो आप उसको एलिमिनेट करके सर्किट को और आसान बना के चल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे मान लो कोई वैल्यू है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर? और अगर आपको इसको चेंज करना है किसमें, एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी पोलैरिटी फॉर्म में चेंज करना है, तो आप इसको लिखते हो V RMS एंगल 0 डिग्री। क्लियर? क्योंकि ओमेगा टी है, कोई लीडिंग लैगिंग एंगल को शो नहीं कर रहा है, तो V RMS एंगल 0 यानी Vm बाई रूट 2 एंगल 0 डिग्री।
यानी अगर मैं देखूं यहां पे तो आप ये भी कह सकते हो कि v इक्वल टू अगर समथिंग vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा है तो इसको हम कैसे शो करेंगे, vm बाई रूट टू एंगल प्लस माइनस थीटा। जिस एंगल से वो लीड कर रहा हो, लैग कर रहा हो, आपका क्या होता है, ये स्टेडी स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है, ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आपको फिर से टेंजेंट फॉर्म में लिखना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी एंगल आ रहा है उस हिसाब से आप साइन ओमेगा टी के टर्म में उसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां भी हमें वही काम करना होगा। ये हमें पता चल गया कि हमें कैसे चेंज करना है, ठीक है, वैल्यूज को इन द फॉर्म ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी पोलर फॉर्म वैल्यू। तो देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास तीन सोर्सेस हैं। क्या क्या सोर्स है, एक है आपका 5 साइन 10t, एक वोल्टेज सोर्स। दूसरा है मेरे पास 5 कॉस 10t, एक करंट सोर्स। एंड थर्ड वन इज द 10 साइन 10t प्लस 90 यानी अगर मैं इससे रिप्लेस करूंगा स्टेडी स्टेट वैल्यू से तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 बाई रूट टू वीएम बाई रूट टू एंगल 0 डिग्री। और इसको हम मुझे अगर रिप्लेस करना है तो सबसे पहले तो मुझे इसको साइन वाले टर्म में चेंज करना होगा। एक चीज ध्यान रखना, आप अगर साइन को रेफरेंस ले रहे हैं, एंगल 0 ले रहे हैं, तो सबको आपको साइन में करना ही करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 10t माइनस पाई बाई टू। क्लियर, ठीक है, सॉरी प्लस पाई बाई टू। ऐसा मैंने क्यों लिखा इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। एएसटीसी रूल आपने पढ़ा ही है। क्लियर। अगर आप बात करोगे तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 5 साइन 10t प्लस पाई बाई टू के बराबर, यानी 90 डिग्री के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 बाई रूट टू एंगल 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है। सिमिलरली इसकी वैल्यू तो कुछ करनी ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। 10 बाई रूट टू एंगल क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। यानी अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज को इसी स्टेडी स्टेट फॉर्म में पुट कर देना और सर्किट को रीड्रॉ कर लेना है। सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो ये वैल्यू मेरी क्या है 5 बाई रूट टू एंगल 0। क्लियर। यहां पे आपका क्या है, एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू क्या है माइनस j ओम। क्लियर। और रेजिस्टेंस R, करंट सोर्स जिसकी वैल्यू की गई है हमारी क्या है 5 बाई रूट टू एंगल 90 डिग्री एंगल एंड इंडक्टर। और यहां पे वोल्टेज सोर्स 10 बाई रूट टू एंगल 90 डिग्री। ये सब हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका 1 ओम, ये आपका J। अब हम यहाँ पे सीधे सीधे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में क्या है, एक कैपेसिटेंस है। तो इस कैपेसिटेंस का इस सर्किट में कोई भी रोल नहीं रहेगा। आप सर्किट अभी मैं आगे सॉल्व भी करूंगा, आप देख भी लीजिएगा, इस कैपेसिटर का कोई रोल इस सर्किट में आना ही नहीं है। तो पहला स्टेप आप क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 बाई रूट टू एंगल 0 को आप एक्टिव ले लेंगे, बाकी सोर्सेस को इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव करने का मतलब क्या हो गया, उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देना या उस सोर्स की वैल्यू को 0 कर देना। ठीक है, दोनों केस होता है। तो आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। क्लियर। तो अगर इस बार सर्किट हम रीड्रॉ करेंगे तो क्या सर्किट मिलेगा हमें सर्किट मिलेगा, ये वोल्टेज सोर्स हमारा एक्टिव है, इसके पैरेलल में कैपेसिटर, रेजिस्टेंस R, ओपन सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया, इंडक्टर एंड वोल्टेज सोर्स अगेन शॉर्ट सर्किट। क्लियर। ये मेरा 5 बाई रूट टू एंगल 0 वोल्ट ये मेरा एक्टिव है। बाकी सारे क्या हो गए, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। और क्लियर, मुझे क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R। अब देखो यहां पे ये दो नोड है। क्लियर, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये दोनों इंपिडेंस जुड़े हुए हैं, यानी एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी जगह पे ये अटैच हो रहा है।
क्लियर? ठीक है, ये कैपेसिटर भी इस पॉइंट से अगर ए और बी में मानूं तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर भी अटैच है, ए और बी के बीच में ये सीरीज आरएल सर्किट भी अटैच है, यानी दोनों के अक्रॉस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। क्लियर? तो दोनों पैरेलल हैं, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ मान भी लेता हूं कि यहाँ करंट जो मेरा फ्लो हो रहा है वो आई वन डैश के बराबर फ्लो हो रहा है, आई नॉट डैश के बराबर फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो आई नॉट डैश के बराबर फ्लो हो रहा है, ओपन सर्किट हो गया, पूरा का पूरा करंट आई नॉट डैश इसी लूप में फ्लो कर जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हम सीधे सीधे केवीएल अप्लाई करके वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/√2 एंगल 0 डिग्री क्या हो जाएगा, आई नॉट डैश इंटू 1 प्लस जे के बराबर आएगा। आई नॉट डैश की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो आई नॉट डैश की वैल्यू आ जाएगी 5/√2 एंगल 0 इंटू 1/1 प्लस जे। ठीक है, आई नॉट डैश, फिर क्या करेंगे हम, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो √2 एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 एंगल -45 डिग्री एम्पियर। क्लियर? तो हमें आई नॉट डैश की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कैपेसिटर का कोई रोल हुआ, यहाँ पे कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। क्लियर? अगर हम देख रहे हैं सर्किट में भी तो कैपेसिटर का कोई रोल, कोई इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे आप क्या करेंगे, आपने करंट सोर्स को एक्टिव लिया। करंट सोर्स आपके लिए क्या है, 5/√2 एंगल 90 डिग्री एम्पियर का जो सोर्स है उसको आपने एक्टिव लिया। क्लियर? तो आपका जो सर्किट ड्रॉ होगा वो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर? इसके पैरेलल में कैपेसिटर था, यहां पर रेजिस्टेंस आर, ये करंट सोर्स एक्टिव है। क्लियर? इसकी वैल्यू 5/√2 एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये इंडक्टर और ये भी शॉर्ट सर्किट है, यानी ये दोनों वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। आपका 1 ओम, आपका -j ओम, आपका +j ओम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, तो अगर तुम देखो यहाँ पे तो एक करंट सोर्स है, तो इस करंट सोर्स की वजह से इन दोनों ब्रांच में मान लो करंट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो इस बार हमने मान लिया कि ये करंट की वैल्यू आई नॉट डबल डैश है और इसको मैंने मान लिया समथिंग I1। क्लियर? ठीक है, ताकि मैं केसीएल अप्लाई करके सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। फिर देखो यहाँ पे जो आई नॉट डैश फ्लो हो रहा है, क्या ये इस ब्रांच में जाएगा, इस ब्रांच में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि करंट जो है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, ये शॉर्ट सर्किट वायर के थ्रू ही फ्लो कर जाएगा, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, जीरो है। जब जीरो एनर्जी उसको मिल रही है, जीरो वोल्टेज मिल रहा है, तो कोई करंट की वैल्यू भी उसको नहीं मिलेगी। वैसे भी आपको पता है कि हमेशा करंट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो उसको जीरो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा करंट आई नॉट डैश यहीं से फ्लो कर जाएगा। फिर क्या देखा आपने कि इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है सर्किट में। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही नोड आपका बन रहा है, नोड ए, इसको मैंने मान लिया VA वोल्टेज है। ठीक है, तो KCL एट नोड ए अप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा, ये 5/√2 एंगल 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट डबल डैश प्लस I1 के बराबर। आई नॉट डबल डैश की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज यानी VA, ये आपका ग्राउंड नोड, तो VA -0/1 यानी VA के बराबर ही है। ठीक है, I1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, VA -0/J यानी VA/J के बराबर। वैल्यू आप पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करें हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/√2 एंगल 90 इक्वल टू VA कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया आपका 1 + 1/J। ठीक है, तो VA की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/√2 एंगल 90 डिग्री अपॉन, यहाँ पे मैं ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 - J के बराबर आ जाएगा। J स्क्वायर की वैल्यू -1 और न्यूमरेटर में J आ जाएगा, 1 - J के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/√2 एंगल 90 डिग्री। फिर से आप इसको रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन करेंगे तो √2
और एंगल क्या आ जाएगा -45 डिग्री। आप पोलर कन्वर्जन कैलकुलेटर के यूज से आप कर लीजिएगा रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन। वैसे भी आप बता सकते हो सीधे सीधे, जब ऐसे आसान फंक्शन आते हैं ना तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से ही बता सकते हो, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है, 0 से -90 डिग्री के बीच में होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? 0, -90, -180, क्लियर? ठीक है, 90, 0, 90 और ये 180, ठीक है। -90 इज इक्वल टू 270 और ये जो 90 है ये इक्वल टू -270, ये चीज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये रियल पार्ट होता है और वर्टिकल एक्सिस पे आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? ठीक है, रियल पॉजिटिव एंड इमेजिनरी निगेटिव, ये कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसीलिए मैंने सीधे सीधे यहाँ पे एंगल लिख दिया -45। ठीक है, हालांकि आप पोलर कन्वर्जन कर लीजिए कैलकुलेटर, सीधे सीधे मिल जाना। ये वैल्यू आ गई 2.5 एंगल 135 डिग्री एम्पियर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन आपने क्या लिया हुआ। क्लियर? जो करंट का डायरेक्शन मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, VA के बराबर है, तो 2.5, ये वोल्ट आया, 2.5 एंगल 135 डिग्री एम्पियर। क्लियर? आई नॉट की वैल्यू क्या है? VA के बराबर है। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या? आप सीधे सीधे यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल सर्किट है, देखो यहाँ पे, ये अगर इस सर्किट को तुम देखो, अगर इस सर्किट को थोड़ा सा एग्जामिन करो, क्योंकि कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, अगर सर्किट को देखो तो ये रेजिस्टेंस है, ये करंट सोर्स है। क्लियर? ये शॉर्ट सर्किट था, कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट से पूरा पूरा करंट फ्लो कर जाएगा। और ये आपका इंडक्टर था, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा सकते थे। आपको ये करंट फाइंड आउट करना था, आई नॉट डबल डैश, तो करंट डिवाइडर रूल से क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, आई नॉट डबल डैश इक्वल टू, जिसमें करंट फ्लो होता है उसको न लेके, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा इंपीडेंस लेंगे, यानी J अपॉन 1 प्लस J इंटू टोटल करंट की वैल्यू क्या है? 5/√2 एंगल 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/√2, J का मतलब होता है एंगल 90 इंटू एंगल 90, 1 प्लस J को आप जब कन्वर्ट करोगे तो ये आपको आ जाएगा √2 एंगल 45 डिग्री। फिर से आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 2.5 एंगल 135 डिग्री ही आएगी। तो आप सीधे सीधे करंट डिवाइडर रूल भी इसमें लगा सकते थे। मैंने पहले ही बोला था कि आप अगर कैपेसिटर को पहले ही सर्किट से निकाल दोगे तो वो सर्किट आपको आसान दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक हम विजुलाइज नहीं करते, जब तक हम देखते नहीं है ना, तब तक हमें क्लियर नहीं होता है फंडा। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई इंपीडेंस या कोई भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस है, उसका कोई रोल नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब आपने पहला सोर्स एक्टिव लिया था तो उस कंडीशन में करंट का जो वैल्यू मिला था आपको, ये मिला था राइट वर्ड। देखो यहाँ पे ये करंट राइट वर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले केस में आपको क्या मिला था? करंट की वैल्यू मिली थी आपकी 2.5 एंगल 135 डिग्री, लेकिन इस केस में करंट क्या हो रहा है आपका? लेफ्ट वर्ड फ्लो हो रहा है। तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखनी है। यहाँ पे करंट लेफ्ट वर्ड है, तो इसीलिए अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में लिख लिया करें। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, यानी थर्ड सोर्स को हम एक्टिव करें। क्लियर? जब हम थर्ड सोर्स को एक्टिव करेंगे, यानी 10/√2 एंगल 90 डिग्री को हमने एक्टिव किया, तो उस कंडीशन में जो हमें सर्किट मिलेगी वो सर्किट क्या होगी? सर्किट देखते हैं। आपका ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके अक्रॉस में कैपेसिटर, क्लियर, रेजिस्टेंस R 1 ओम, ये आपका ओपन सर्किट करंट सोर्स, और ये आपका इंडक्टर, और यहां पे क्या आ गया? वोल्टेज सोर्स 10/√2 एंगल 90 डिग्री वोल्ट, ये आपका J ओम, ये आपका 1 ओम। ठीक है, तो देखो यहां पे फिर से क्या होगा?
आपको करंट निकालना है तो इसी लूप में करंट फ्लो करेगा, क्लियर। लेकिन इस कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहां से अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो ये पूरा का पूरा करंट, मान लो यहां पे मैंने मान लिया करंट की वैल्यू आई नॉट ट्रिपल डैश आ गई, ये पूरी की पूरी करंट यहां से फ्लो होगी। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो आपका लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है करंट, तो पूरा करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस कोई करंट नहीं मिलेगा। वैसे भी आपको ये पता चल गया है कि इसके क्रॉस वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी कैरी नहीं करेगी, क्लियर। तो आपका सर्किट एक तरह से इसके बिना ही है, ठीक है। आपने हर पार्ट में देखा इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, यानी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो भी एलिमेंट लगा हुआ है उसकी सर्किटल एनालिसिस में कोई रोल नहीं है, क्लियर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको लूप एज्यूम करके अपना केवीएल लगा देते हैं, उसमें कैपेसिटेंस को काउंट कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है, क्लियर। क्योंकि चूंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी तो 0 ही होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। जब आप केवीएल भी लगाओगे ना तो ये 0 वोल्ट ही काउंट होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां से आपको करंट को पास कराना है, यानी आपके लिए ये लूप ये है, ये लूप, क्योंकि इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10/√2 एंगल 90 डिग्री इक्वल टू आई नॉट ट्रिपल डैश इंटू 1 प्लस जे, ठीक है। यानी आई नॉट ट्रिपल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10/√2 एंगल 90 डिग्री अपॉन 1 प्लस जे, यानी ये आ जाएगा 10/√2 एंगल 90 डिग्री अपॉन √2 एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो आई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 एंगल 45 डिग्री एम्पियर, और ये भी करंट क्या है, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। तो हमें करंट की 3 वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल करंट, नेट करंट आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश प्लस आई नॉट ट्रिपल डैश। हमें क्या करना है, अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम करने का मतलब क्या हो गया, समेशन विद द डायरेक्शन। आई नॉट डैश की जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू क्या थी, 5/√2 सॉरी 2.5, ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 2.5 एंगल 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर। आया था हमारा एंगल -45 डिग्री था, देख लेते हैं हम लोग। ये वैल्यू आई थी हमारी 2.5 एंगल -45 डिग्री, लेकिन ये करंट क्या था, ये करंट था मेरा राइट वर्ड, यानी मैं इसको, अगर राइट वर्ड को निगेटिव साइन लेना है तो आप निगेटिव साइन लीजिए, लेफ्ट वर्ड को आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने राइट वर्ड को निगेटिव साइन ले लिया, क्योंकि बाकी दोनों करंट लेफ्ट वर्ड है इसलिए मैंने दोनों के लिए पॉजिटिव साइन लिया और इसके लिए निगेटिव साइन ले लिया, ठीक है। तो आई नॉट डैश की वैल्यू क्या है आपकी, आई नॉट डैश की वैल्यू आपकी 2.5 एंगल 135 डिग्री, 2.5 एंगल 135 डिग्री, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी 5 एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों करंट लेफ्ट वर्ड है तो पॉजिटिव साइन लिया हमने, और पहला करंट जो हमें मिला था वो आपका राइट वर्ड था तो इस वजह से वो निगेटिव साइन हो गया, क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अगर मैं इसको समेशन हमें करना है तो ऑब्वियस सी बात, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये आसान है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन करना। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, एंगल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एंगल थीटा है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, क्लियर। वैसे भी आपके पास कैलकुलेटर आप वहां से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस j/√2, क्लियर, प्लस 2.5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -1/√2 प्लस j/√2, आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, और ये आपका जाएगा 5 1/√2 प्लस j/√2। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है ये, ठीक है। ये आपका आ जाना है -5/√2, क्लियर, और ये आपका -j प्लस, और ये आपका प्लस, तो ये आ जाएगा आपका प्लस j टाइम्स ऑफ 5/√2, दोनों ऐड हो जाएंगे। आप माइनस साइन को अंदर करेंगे तो ये चीजें अपोजिट हो रही हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
प्लस 5/√2 प्लस जे 5/√2। 5/रूट से 5/√2 कैंसिल आउट हो गया, आपको वैल्यू क्या मिल गई, जे 10/√2 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, 5/√2 से 5/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल गया आई नॉट का। आई नॉट की वैल्यू आ गई आपकी 10/√2 एंगल 90 डिग्री। जे का मतलब क्या होता है, एंगल 90 डिग्री। यानी अगर आपको इसको फिर से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होता है, Vm/√2 एंगल थीटा होता है। तो अगर मुझे Vm/√2 से अगर चेंज करना है, क्लियर, उल्टा भी तो हो सकता है। यानी अगर मुझे RSM हमको पता है VRMS की वैल्यू ये है, एंगल थीटा ये है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टाइम डोमेन में, VRMS/√2 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है कि VRMS इक्वल टू क्या होता है, Vm/√2 होता है। तो Vm की वैल्यू क्या आ जाएगी, VRMS/√2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो वही लॉजिक यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू टाइम डोमेन में, 10/√2 RMS वैल्यू है, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा साइन ओमेगा टी। यानी आपका फ्रीक्वेंसी कितना था, 10 था, 10t, एंगल कितना आ रहा है, +90, तो +90 डिग्री आ जाएगा। यानी आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 साइन 10t +90 डिग्री के बराबर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर करना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें अप्रोच लेके चलना है और क्या अप्रोच हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं। मैंने गेट एमसीक्यू वाले सीरीज में भी डाला था कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का अगर सोर्स होगा तो कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्लियर, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स का लॉजिक भी जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डिपेंडेंट सोर्स ले आ रहा हूँ उसकी जगह पर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया कि यहां पे मैंने ला दिया एक डिपेंडेंट सोर्स। क्लियर? ठीक है, ये करंट मैंने मान लिया आई नॉट फ्लो कर रहा है और इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू भी आई नॉट के बराबर है। ये एक वोल्टेज सोर्स। क्लियर? प्लस माइनस पोलैरिटी आ गई, यानी एक वोल्टेज सोर्स हो गया। ये वैल्यू कितनी थी मेरी, 5/√2 एंगल 0 डिग्री, और ये कितना था मेरा, 5/√2 एंगल 90 डिग्री एम्पियर। ठीक है, और ये वोल्ट, ये आपका -j ओम, ये आपका 1 ओम, ये आपका j ओम। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा और हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है तो डिपेंडेंट सोर्स करंट पे डिपेंडेंट है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से मैंने क्या बोला था कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कैपेसिटर है तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्किट को रिड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे लिए सर्किट ये हो गई। ठीक है, मैंने इसको मान लिया कि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, मैं ये सर्किट को रिड्रॉ कर दिया। मेरे लिए सिंपल सा सर्किट ये हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल सी सर्किट मिल गई, आई नॉट 1 ओम एंड j ओम। क्लियर? ठीक है, मैं ये क्यों हटा रहा हूं, ये ऐसा नहीं है सर्किट में नहीं है, सर्किट में है, लेकिन मैं एनालिसिस के लिए इसको यहां से हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि इसके क्रॉस आपको सारी चीजें इजीली पता चल जाएगी क्योंकि पैरेलल में ये कनेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, 5/√2 फर्स्ट स्टेप में 5/√2 एंगल 0 को हमने एक्टिव लिया। तो आपका सर्किट क्या बन जाएगा, ये आपका सर्किट बन जाएगा सिंपली, ये रेजिस्टेंस, ये ओपन सर्किट। डिपेंडेंट सोर्स के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज सर्किट में बना रहेगा। हम केवल इंडिपेंडेंट सोर्स को ही उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करते हैं या कट ऑफ करते हैं सर्किट से, यानी उसकी एनर्जी को जीरो कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज को जीरो कर दिया, यानी शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो करंट को जीरो कर दिया, यानी ओपन सर्किट। क्लियर?
ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मान लिया करंट अभी माना इस सर्किट के लिए, अब देखो यहाँ पे 2 बार आपको करंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस सर्किट के लिए तुमने मान लिया कि करंट की वैल्यू आई नॉट डैश है, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आई नॉट डैश के बराबर हो जाएगा, क्लियर। 1 एंड जे ओम। तो सीधे सीधे हम यहाँ से आई नॉट डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई कर लो, क्लियर। केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चूंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो ये केवीएल का पार्ट होगा। आई नॉट डैश इसकी वैल्यू है, आई नॉट डैश वोल्ट के बराबर है, तो आई नॉट डैश माइनस 1 प्लस जे आई नॉट डैश माइनस 5/√2 एंगल 0 डिग्री इक्वल टू जी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई नॉट डैश की वैल्यू। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई नॉट डैश कॉमन करोगे तो 1 - 1 0, यानी माइनस जे आ गया, ये माइनस इक्वल टू 5/√2 एंगल 0। तो यहाँ से आपको आई नॉट डैश की वैल्यू मिल गई 5/√2 एंगल 0 अपॉन माइनस जे, ठीक है। माइनस जे का मतलब क्या हो गया, अब ऊपर नीचे सिंपली जे से मल्टीप्लाई कर दो। जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/√2 एंगल 0 इंटू जे, क्लियर। एंगल 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करोगे तो जे स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/√2 जे एम्पियर के बराबर, ठीक है। आई नॉट डैश आपको मिल गया, ठीक है। इसी तरह सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप 5/√2 एंगल 90 डिग्री एम्पियर के सोर्स को एक्टिव लो, क्लियर। तो आपके लिए सर्किट क्या ड्रॉ होगी, अब सर्किट जो ड्रॉ होगी उसको ड्रॉ करते हैं। और जब ये एक्टिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स 5/√2 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर और यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स को हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही एज इट इज सर्किट में बना रहेगा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि करंट ये आई नॉट डबल डैश हो रहा है, तो जो करंट आप एज्यूम करेंगे वही करंट आपका फ्लो होगा, मतलब वही करंट से आपका क्या होगा, कंट्रोल होगा वोल्टेज सोर्स भी। तो ये भी क्या हो जाएगा, आई नॉट डबल डैश के बराबर, क्लियर, ये वोल्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सर्किट को सॉल्व करोगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो सर्किट को सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे आप करंट डिवाइडर सीधे नहीं लगा सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। फिर से वही काम करेंगे हम, इस नोड को ए मानेंगे, इसका वोल्टेज हमने वी ए मान लिया, ठीक है। तो केसीएल अप्लाई कर देंगे, ये आई नॉट डैश हो गया, इसको मान लिया मैंने I1, क्लियर। केसीएल अप्लाई करो एट नोड ए, केसीएल एट नोड ए, ये आपका ग्राउंड रेफरेंस हो गया 0 वोल्ट। तो क्या आ जाएगा, ये I1 प्लस आई नॉट डबल डैश इक्वल टू क्या है, 5/√2 एंगल 90 डिग्री। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के बराबर, यानी 5/√2 एंगल 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस आई नॉट डबल डैश के बराबर हो जाएगा। I1 की वैल्यू का हम कैलकुलेट करें तो I1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, VA माइनस आई नॉट डबल डैश अपॉन जे के बराबर आएगा। इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का इम्पीडेंस, और आई नॉट डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें तो VA माइनस 0 अपॉन 1 आएगा। यानी एक तरह से आई नॉट डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, VA के बराबर। तो हमें VA और आई नॉट डैश, मतलब VA कैलकुलेट कर लो, सीधे सीधे आई नॉट डैश के बराबर हो जाएगा, बस यही चीज होगा। वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे, तो VA माइनस आई नॉट डबल डैश अपॉन जे प्लस VA, ठीक है, अपॉन 1 इक्वल टू 5/√2 एंगल 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आई नॉट डबल डैश की वैल्यू क्या है, VA के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। हर जगह हम क्या करते हैं, आई नॉट डबल डैश की वैल्यू VA के बराबर, तो VA की जगह पे हम सीधे सीधे आई नॉट डबल डैश यूज कर लें, कर लो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई नॉट डबल डैश माइनस आई नॉट डबल डैश अपॉन जे प्लस आई नॉट डबल डैश अपॉन 1 इक्वल टू 5/√2 एंगल 90 डिग्री एम्पियर, क्लियर। आई नॉट डैश से आई नॉट डैश कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, आई नॉट डैश डबल डैश की वैल्यू 5/√2 एंगल 90 डिग्री आ गया, क्लियर। यानी आई नॉट डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारी 5/√2 जे, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या देखा, पहले वाले केस में आपने करंट कैलकुलेट किया,
डायरेक्शन आप दोनों केस में सेम ले रहे हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। आई नॉट डैश का भी डायरेक्शन क्या था, लेफ्टवर्ड ही था। आई नॉट डबल डैश का भी डायरेक्शन क्या है, लेफ्टवर्ड ही है, ठीक है। और आपका दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 5/√2j के बराबर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या हो जाना है, नेट करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश, यानी क्या हो जाएगा ये 5/√2j प्लस 5/√2j, यानी कितना आ गया ये आपका 10/√2j के बराबर, या 10/√2 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा ये 10/√2 इंटू √2 साइन 10t प्लस 90 डिग्री के बराबर, क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जानी, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई आपकी 10 साइन 10t प्लस 90 डिग्री, क्लियर, एम्पियर। तो आपने यहां पे देखा कि अगर डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में आता है तो उस डिपेंडेंट सोर्स का दोनों ही, केवल हमें इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ ही इंडिविजुअल सोर्स लेना है, डिपेंडेंट सोर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक सारे क्लियर हुए होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम को लेके। एक क्वेश्चन को लेके हमने ये भी बताया कैसे हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन से, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद हमें टाइम डोमेन चाहिए तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये भी चीज हमने सीख ली यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। तो प्लीज अगर समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज अगर बढ़ता है तो अच्छी बात होती है। थैंक यू वेरी मच।